रॉबिन हुड ने रानी एलेनोर के सामने गोली चलाई। गर्मी की दोपहर की धूप में हाई रोड सफेद और धूल से भरा हुआ था और सड़क के किनारे पेड़ स्थिर खड़े थे। घास के मैदानों में गर्म हवा नाच रही थी और कांप रही थी, और निचले इलाके के नाले के साफ पानी में एक छोटे से पत्थर के पुल से फैला हुआ मछलियां पीली बजरी के ऊपर स्थिर लटकी हुई थीं, और ड्रैगनफ्लाई बिल्कुल शांत बैठी थी, जो झाड़ियों की नुकीली नोक पर बैठी थी और उसके पंख धूप में चमक रहे थे। सड़क के किनारे एक युवक दूधिया सफेद रंग की एक गोरी कांटेदार झाड़ी पर सवार होकर आया, और उसके पास से गुजरने वाले लोग रुक गए और मुड़कर उसे देखने लगे, क्योंकि नॉटिंघम में पहले कभी इतना सुंदर लड़का या इतने शानदार कपड़े पहने हुए कोई नहीं देखा गया था। उसकी उम्र 16 साल से ज्यादा नहीं रही होगी, और वह किसी भी युवती की तरह गोरा था। जब वह आगे बढ़ रहा था तो उसके लंबे पीले बाल उसके पीछे लहरा रहे थे। वह रेशम और मखमल से सजे हुए थे, उसके गहने चमक रहे थे और काठी के मूमल पर खंजर झंझना रहे थे। इस तरह महारानी के पेज, युवा रिचर्ड पाटिंगटन, प्रसिद्ध लंदन शहर से नॉटिंघमशायर में महारानी के आदेश पर शेरवुड फॉरेस्ट में रॉबिन हुड की तलाश में आए। सड़क गर्म और धूल भरी थी और उसकी यात्रा लंबी थी, क्योंकि उस दिन वह लीसेस्टर टाउन से आया था, जो 20 मील से भी ज्यादा दूर था। इसलिए युवा पाटिंगटन बहुत खुश हुआ जब उसने अपने सामने एक प्यारी सी छोटी सी सराय देखी, जो पेड़ों के नीचे छायादार और ठंडी थी, जिसके दरवाजे के सामने एक बोर्ड लटका हुआ था जिस पर नीले सुअर की तस्वीर थी। यहाँ उसने लगाम कसी और जोर से राइनिश वाइन लाने के लिए कहा, क्योंकि इस युवा सज्जन के लिए मोटी देशी शराब बहुत मोटी थी। सराय के दरवाजे के सामने फैली हुई ओक की सुखद छाया के नीचे बेंच पर 5 हटे कट्टे लोग बैठे थे, शराब और बियर पी रहे थे, और सभी इस खूबसूरत और बहादुर लड़के को घूर रहे थे। उनमें से 2 सबसे मोटे लोगों ने लिंकन ग्रीन के कपड़े पहने हुए थे, और एक बड़ा भारी ओक का डंडा हर एक के बगल में घुमावदार ओक के पेड़ के तने पर टिका हुआ था। जमींदार आया और एक बर्तन में शराब और एक लंबा पतला गिलास लाया, जिसे उसने घोड़े पर बैठे पेज के सामने रखा। युवा पाटिंगटन ने चमकीली पीली शराब डाली और गिलास को ऊपर उठाते हुए चिल्लाया, यह मेरी शाही मालकिन, महान रानी एलेनोर के स्वास्थ्य और लंबी खुशी के लिए है, और मेरी यात्रा और उसकी इच्छाएं जल्द ही समाप्त हो जाएं, और मुझे एक मजबूत यौमन मिले जिसे लोग रॉबिन हुड कहते हैं। इन शब्दों पर सभी लोग चौंक गए, लेकिन जल्द ही लिंकन ग्रीन में 2 मोटे यौमन आपस में फुसफुसाने लगे। फिर उन दोनों में से एक, जिसे पाटिंगटन ने अब तक देखा सबसे लंबा और मोटा आदमी समझा, बोला और कहा, आप रॉबिन हुड से क्या चाहते हैं, सर पेज? और हमारी अच्छी रानी एलेनोर उससे क्या चाहती हैं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मूर्खतापूर्ण तरीके से नहीं, बल्कि कारण के साथ, क्योंकि मैं इस मोटे यौमन के बारे में कुछ जानता हूँ। यदि तुम उसके बारे में कुछ जानते हो, अच्छे साथी, युवा पाटिंगटन ने कहा, तो उसे खोजने में मेरी सहायता करके तुम उसकी बड़ी सेवा करोगे और हमारी शाही रानी को बड़ी खुशी होगी। तभी दूसरा सरदार बोला, जो धूप से झुलसे चेहरे और भूरे घुंघराले बालों वाला एक सुंदर आदमी था, आपकी शक्ल बहुत अच्छी है, सर पेज, और हमारी रानी सभी मजबूत सरदारों के प्रति दयालु और सच्ची है। मुझे लगता है कि मैं और मेरा दोस्त आपको रॉबिन हुड तक सुरक्षित तरीके से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कहाँ मिल सकता है। फिर भी मैं आपको साफ साफ बता दूं, हम नहीं चाहेंगे कि इंग्लैंड की खुशहाली के बावजूद उसे कोई नुकसान पहुंचे। रिचर्ड पाटिंगटन ने कहा, अपना मन शांत रखो, मैं अपने साथ कोई बुरी बात नहीं लाया हूँ। मैं उसके लिए हमारी रानी की ओर से एक अच्छा संदेश लाया हूँ, इसलिए यदि तुम जानते हो कि वो कहाँ है, तो मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वहां तक पहुँचाओ। फिर दोनों यौमन ने एक दूसरे को फिर से देखा, और लंबे आदमी ने कहा, ये काम करना निश्चित रूप से सुरक्षित था, विल्क, जिस पर दूसरे ने सिर हिलाया। इसके बाद दोनों उठ खड़े हुए, और लंबे यौमन ने कहा, हमें लगता है कि आप सच्चे हैं, सर पेज, और आपका कोई बुरा इरादा नहीं है, इसलिए हम आपको रॉबिन हुड तक ले जाएंगे जैसा कि आप चाहते हैं। तब पाटिंगटन ने अपना हिसाब चुकाया, और जो यौवन आगे आए, वे सब तुरंत अपने रास्ते पर चले गए। हरे भरे पेड़ के नीचे, घास के मैदान पर फैली ठंडी छाया में, जहां तहां टिमटिमाती रोशनी थी,
रॉबिन हुड और उसके कई साथी नर्म हरी घास पर लेटे हुए थे, जबकि एलन डेल गा रहे थे और अपनी मधुर ध्वनि वाली वीणा बजा रहे थे। सभी चुपचाप सुन रहे थे, क्योंकि युवा एलन का गायन उनके लिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन जैसे ही वे सुन रहे थे, अचानक घोड़े की टापों की आवाज आई, और कुछ ही देर में लिटिल जॉन और विल स्टटली जंगल के रास्ते से खुले मैदान में आ गए। युवा रिचर्ड पाटिंगटन अपने दूधिया सफेद घोड़े पर उनके बीच सवार थे। तीनों रॉबिन हुड के पास आए। पूरा दल पूरी ताकत से घूर रहा था, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस युवा पेज जैसा खुशमिजाज नज़ारा नहीं देखा था, न ही रेशम और मखमल और सोने और जवाहरात से इतने शानदार ढंग से सजे हुए। फिर रॉबिन उठे और उनसे मिलने के लिए आगे बढ़े, और पाटिंगटन अपने घोड़े से कूद पड़े और अपनी लाल मखमल की टोपी उतारते हुए रॉबिन से मिले। अब स्वागत है, रॉबिन ने चिल्लाते हुए कहा। अब स्वागत है, सुंदर युवक। और मुझे बताओ, मैं पूछता हूँ, इतनी सुंदर उपस्थिति और इतने महान परिधान में एक व्यक्ति हमारे गरीब शेरवुड जंगल में कैसे आया है? फिर युवा पाटिंगटन ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम प्रसिद्ध रॉबिन हुड हो, और ये तुम्हारे अवैध योद्धाओं का मजबूत दल है। मैं तुम्हें हमारी महान रानी एलेनोर की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। उसने अक्सर तुम्हारे बारे में और तुम्हारे यहाँ के मज़ेदार कामों के बारे में सुना है, और वो तुम्हारा चेहरा देखना चाहती है। इसलिए वह मुझे तुमसे कहने के लिए कहती है कि अगर तुम अभी लंदन टाउन आओगे, तो वह तुम्हें नुकसान से बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति से काम करेगी और तुम्हें वापस शेरवुड फॉरेस्ट में सुरक्षित भेज देगी। 4 दिन बाद फिन्सबरी फील्ड्स में हमारे अच्छे राजा हेनरी, जो बहुत प्रसिद्ध हैं, एक भव्य शूटिंग मैच आयोजित करेंगे, और इंग्लैंड के सभी सबसे प्रसिद्ध तीरंदाज वहां होंगे। हमारी रानी तुम्हें इनसे जूझते हुए देखना चाहती है, ये जानते हुए कि अगर तुम आओगे तो तुम बिना किसी संदेह के पुरस्कार जीत जाओगे। इसलिए उसने मुझे ये शुभकामनाएं भेजी हैं, और इसके अलावा तुम्हें भी महान भलाई के संकेत के रूप में भेजा है। अपनी सुंदर अंगूठी से यह स्वर्ण अंगूठी उतारकर मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। फिर रॉबिन हुड ने अपना सिर झुकाया और अंगूठी लेकर उसे पूरी निष्ठा से चूमा, और फिर उसे अपनी छोटी उंगली में पहना दिया। उसने कहा, इस अंगूठी से पहले मैं अपनी जान गंवा दूंगा, और इससे पहले कि यह मुझसे दूर हो, मेरा हाथ मौत की ठंड में ठंडा हो जाएगा या कलाई पर चोट लग जाएगी। प्यारे सरपेज, मैं हमारी रानी की आज्ञा का पालन करूंगा और तुरंत आपके साथ लंदन जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको यहाँ के जंगलों में हमारे पास मौजूद सबसे बेहतरीन चीज़ों से दावत दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, पेज ने कहा, हमारे पास रुकने का समय नहीं है, इसलिए तुरंत तैयार हो जाओ, और यदि तुम्हारे दल में से कोई हो जिसे तुम अपने साथ ले जाना चाहो, तो हमारी रानी मुझसे कहती है कि वो उनका भी इसी प्रकार स्वागत करेगी। सच में, तुम सही हो, रॉबिन ने कहा, और हमारे पास रुकने के लिए बहुत कम समय है, इसलिए मैं तुरंत तैयार हो जाऊंगा। मैं अपने साथ जाने के लिए अपने 3 आदमियों को चुनूंगा, और ये 3 होंगे लिटिल जॉन, मेरा सच्चा दाहिना हाथ, विल स्कारलेट, मेरा चचेरा भाई, और एलन डेल, मेरा गायक। जाओ लड़कों, और तुरंत तैयार हो जाओ, और हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलेंगे। जब तक मैं चला जाऊंगा, तुम, विल स्टटली, बैंड के प्रमुख रहोगे। फिर लिटिल जॉन और विल स्कारलेट और एलन डेल खुशी से उछलते हुए दौड़े, खुद को तैयार करने के लिए, जबकि रॉबिन ने भी यात्रा के लिए खुद को तैयार किया। थोड़ी देर बाद वे चारों बाहर आए, और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर दृश्य बनाया, क्योंकि रॉबिन सिर से पैर तक नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, और लिटिल जॉन और विल स्कारलेट ने अच्छे लिंकन हरे रंग के कपड़े पहने थे, और एलन डेल के लिए वह अपने सिर के मुकुट से लेकर अपने नुकीले जूतों के पंजों तक लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी टोपी के नीचे सोने के रिवेट्स के साथ चमकीली स्टील की एक छोटी सी हेड कवरिंग पहनी हुई थी, और उसके जर्किन के नीचे लिंक्ड मेल का कोट था, जो काडेड ऊन की तरह महीन था, फिर भी इतना मजबूत था कि कोई तीर उसे भेद नहीं सकता था। फिर, ये देखकर कि सभी तैयार थे, युवा पाटिंगटन ने फिर से अपना घोड़ा सवार किया, और योमेन ने चारों ओर हाथ मिलाया, पांचों ने अपने रास्ते पर प्रस्थान किया। उस रात उन्होंने लीसेस्टरशायर के मेल्टन मोब्रे में अपना सराय लिया, और अगली रात वे नॉर्थम्पटनशायर के केटरिंग में रुके,
और अगली रात बेडफोर्ड टाउन में, और अगली रात हर्टफोर्डशायर के सेंट एल्बन्स में। आधी रात के बाद वे इस जगह से निकल गए और गर्मी के दिन की कोमल सुबह में तेजी से यात्रा करते हुए, जब उस घास के मैदानों पर चमक रही थी और घाटियों में धुंध छाई हुई थी, जब पक्षी अपना मधुर गीत गा रहे थे और झाड़ियों के नीचे मकड़ी के जाले चांदी के परी कपड़े की तरह चमक रहे थे, वे आखिरकार प्रसिद्ध लंदन टाउन की मीनारों और दीवारों पर पहुंचे, जबकि सुबह अभी भी जवान थी और पूर्व की ओर पूरी तरह से सुनहरी थी। रानी एलेनोर अपने शाही मंडप में बैठी थी, जिसके खुले हुए झरोकों से मीठी पीली धूप की किरणें सुनहरी रोशनी की बड़ी बड़ी धाराओं में बह रही थीं। उसके चारों ओर उसकी नौकरानियां धीमी आवाज में बातें कर रही थीं, जबकि वह खुद सपनों में खोई हुई बैठी थी, जहां हल्की हवा धीरे धीरे कमरे में आ रही थी, जो दीवार के नीचे बड़े बगीचे में खिले मीठे लाल गुलाबों की ताज़ी खुशबू से लदी हुई थी। उसके पास एक व्यक्ति आया जिसने कहा कि उसका पेज, रिचर्ड पाटिंगटन, और 4 हटे कट्टे योमेन नीचे के दरबार में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब रानी एलेनोर खुशी से उठी और उन्हें तुरंत उसके सामने पेश होने का आदेश दिया। इस प्रकार रॉबिन हुड और लिटिल जॉन और विल स्कारलेट और एलन ए डेल रानी के सामने उसके शाही मंडप में आए। फिर रॉबिन ने अपने हाथों को अपनी छाती पर जोड़कर रानी के सामने घुटने टेक दिए और सरल शब्दों में कहा, मैं यहाँ हूँ, रॉबिन हुड। आपने मुझे आने के लिए कहा था, और देखिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। मैं खुद को आपका सच्चा सेवक मानता हूँ, और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने जीवन के खून की आखिरी बूंद भी क्यों न देनी पड़े। लेकिन अच्छी रानी एलेनोर ने उस पर प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए उसे उठने का आदेश दिया। फिर उसने उन सभी को अपनी लंबी यात्रा के बाद आराम करने के लिए बैठा दिया। उनके लिए स्वादिष्ट भोजन और बढ़िया मदिरा लाई गई, और उसके पास अपने स्वयं के पन्ने थे जो यौवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए थे। अंत में, जब वे सब खा चुके, तो उसने उनसे उनके मज़ेदार कारनामों के बारे में पूछना शुरू किया। फिर उन्होंने उसे यहाँ वर्णित सभी कामुक कामों के बारे में बताया, और अन्य बातों के अलावा हियरफोर्ड के बिशप ऑरली के सर रिचर्ड के बारे में, और कैसे बिशप शेरवुड के जंगल में 3 दिन तक रहे थे। इस पर रानी और उसके आसपास की महिलाएं बार बार हंसी, क्योंकि उन्होंने अपने मन में उस तगड़े बिशप की कल्पना की जो जंगल में रहता है और रॉबिन और उसके दल के साथ कामुक खेल में जंगल में घूमता है। फिर जब उन्होंने वह सब कह दिया जो वे याद कर सकते थे, तो रानी ने एलन से उसके लिए गाने के लिए कहा, क्योंकि एक गायक के रूप में उसकी ख्याति लंदन टाउन के दरबार तक पहुंच चुकी थी। अतः एलन ने तुरंत ही अपनी वीणा हाथ में ले ली और बिना कुछ पूछे तारों को हल्के से छुआ, जब तक कि वे सभी मधुरता से बजने नहीं लगे। फिर उसने ये गाया, कोमल नदी, तेरा चमकीला क्रिस्टल जल बहता है, वहाँ सरकते हुए जहाँ एस्पन कांपते हैं, जहाँ लिली फूल खिलते हैं, वहाँ सरकते हुए, कंकड़ भरे उथले पानी पर गाते हुए, झुककर फूलों को चूमते हुए, डूबते हुए निगल के नीचे टूटकर, जहाँ हवा चलती है वहाँ बैंगनी हो जाता है। हमेशा तुम्हारे सीने पर तैरता रहूंगा, मैं तुम्हारी धारा के साथ बह सकता हूँ। दुख और दर्द मुझ तक कभी नहीं पहुँचना चाहिए, तेरे उज्ज्वल और कोमल ज्वार पर, इसलिए मेरा दुखता हुआ दिल तुम्हारा इंतजार कर रहा है, प्यार। वहाँ विश्राम और शांति पाने के लिए, क्योंकि प्रेम करने से ही आनंद मेरा है, प्रेम, और मेरी बहुत सी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। इस प्रकार एलन ने गाया, और जब वो गा रहा था तो सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं और एक भी आवाज ने शांति को भंग नहीं किया, और उसके गाने के बाद भी कुछ समय के लिए सन्नाटा छाया रहा। इस प्रकार समय बीतता गया और फिन्सबरी फील्ड्स में महान तीरंदाजी मैच के आयोजन का समय निकट आ गया। गर्मियों की उस चमकदार और धूप भरी सुबह में प्रसिद्ध फिन्सबरी के मैदान एक शानदार नज़ारा थे। घास के मैदान के अंत में तीरंदाजों के अलग अलग समूहों के लिए बूथ खड़े थे, क्योंकि राजा के योद्धा 80 आदमियों की कंपनियों में विभाजित थे और प्रत्येक कंपनी का एक कप्तान था, इसलिए चमकीले हरे मैदान पर धारीदार कैनवास के 10 बूथ थे। शाही तीरंदाजों के प्रत्येक समूह के लिए एक बूथ, और प्रत्येक के शिखर पर मधुर हवा में एक झंडा लहरा रहा था, और झंडा उस रंग का था जो प्रत्येक समूह के कप्तान का था। केंद्र के बूथ से राजा के प्रसिद्ध धनुष वाहक टेपस का पीला झंडा लटका हुआ था,
इसके बगल में एक तरफ व्हाइट हैंड के गिलबर्ट का नीला झंडा था और दूसरी तरफ बकिंघमशायर के मोटे युवा क्लिफ्टन का रक्त लाल पताका था। 7 अन्य तीरंदाजा कप्तान भी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उनमें कैंट के अकबर्ट और साउथहैम्पटन के विलियम थे, लेकिन पहले नाम वाले सबसे प्रसिद्ध थे। बूथों के अंदर से बातचीत और हंसी की कई आवाजें आ रही थीं और परिचारक चींटियों की तरह चींटियों के टीले के आसपास दौड़ रहे थे। कुछ लोग शराब और बियर लाए थे और कुछ धनुष की डोरियों के बंडल या तीरों के गट्ठर लिए हुए थे। तीरंदाजी रेंज के हर तरफ कतारों में सीटें थीं जो बहुत ऊंची थीं और उत्तरी तरफ के बीच में राजा और रानी के लिए एक ऊंचा मंच था जो रंगीन कैनवस से छाया हुआ था और लाल, नीले, हरे और सफेद रंग के रेशमी झंडे लटक रहे थे। अभी तक राजा और रानी नहीं आए थे, लेकिन बाकी सभी बेंच लोगों से भरी हुई थीं जो सिर से सिर ऊपर उठाए हुए थे, यहाँ तक कि उन्हें देखकर आंखें चकराने लगीं। जिस निशान से तीरंदाजों को निशाना लगाना था उससे 80 गज की दूरी पर 10 सुंदर लक्ष्य खड़े थे। प्रत्येक लक्ष्य पर उस बैंड के रंग का झंडा लगा हुआ था जो उस पर निशाना लगाने वाला था। तो राजा और रानी के आने के लिए सब कुछ तैयार था। अंत में तुरही की एक बड़ी ध्वनि सुनाई दी और चांदी की तुरही के साथ 6 तुरही बजाने वाले घास के मैदान में आए, जिस पर चांदी और सोने के धागों से बने मखमली झंडे लटक रहे थे। इनके पीछे एक मोटे राजा हेनरी एक धब्बेदार भूरे रंग के घोड़े पर सवार थे और उनकी रानी उनके बगल में एक दूधिया सफेद पालफ्रे पर बैठी थीं। उनके दोनों ओर पहरेदार योद्धा चल रहे थे। उनके द्वारा उठाए गए स्टील के हालबर्ड के पॉलिश किए गए ब्लेड से चमकती हुई धूप चमक रही थी। इनके पीछे एक बड़ी भीड़ के रूप में दरबार आया, जिससे कुछ ही देर में पूरा लॉन चमकीले रंगों, रेशम और मखमल, लहराते पंखों और चमचमाते सोने, चमकते हुए गहनों और तलवारों की मूठों से जीवंत हो उठा। उस चमकदार गर्मी के दिन एक वीरतापूर्ण दृश्य। तब सभी लोग उठ खड़े हुए और इतना जोर से चिल्लाए कि उनकी आवाजें कॉर्निश तट पर आए तूफान की तरह लग रही थीं, जब काली लहरें किनारे पर दौड़ती हैं और चट्टानों के बीच उछलती और टूटती हैं। इस प्रकार लोगों की गर्जना और उछाल के बीच और स्कार्फ और रूमालों को लहराते हुए राजा और रानी अपने स्थान पर आए और अपने घोड़ों से उतरकर चौड़ी सीढ़ियों पर चढ़ गए जो ऊंचे मंच की ओर ले जाते थे, और वहां बैंगनी, रेशमी और चांदी और सोने के कपड़े से सजे 2 सिंहासनों पर बैठ गए। जब सब शांत हो गया तो बिगुल बजा और तीरंदाज अपने तंबू से क्रम से मार्च करते हुए बाहर आए। वे कुल 40-100 योद्धा थे, जो पूरी दुनिया में पाए जाने वाले योद्धाओं का सबसे वीर दल था। इसलिए वे व्यवस्थित तरीके से आए और मंच के सामने खड़े हो गए जहां राजा हेनरी और उनकी रानी बैठे थे। राजा हेनरी ने गर्व से उनकी पंक्तियों को ऊपर से नीचे तक देखा, क्योंकि योद्धाओं के ऐसे वीर दल को देखकर उनका दिल खुशी से झूम उठा। फिर उन्होंने अपने हेरल्ड सर ह्यूग डे मोब्रे को आगे आकर खेल को नियंत्रित करने वाले नियमों की घोषणा करने का आदेश दिया। इसलिए सर ह्यूग मंच के किनारे पर आए और ऊंची स्पष्ट आवाज में बोले और उन्होंने इस प्रकार कहा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने दल के लक्ष्य पर 7 तीर चलाने चाहिए तथा प्रत्येक दल के 80 योद्धाओं में से सबसे अच्छा निशाना लगाने वाले 3 योद्धाओं को चुना जाना चाहिए। इन तीनों को 3-3 तीर चलाने चाहिए तथा सबसे अच्छा निशाना लगाने वाले को फिर से चुना जाना चाहिए। फिर इनमें से प्रत्येक को फिर से 3-3 तीर चलाने चाहिए तथा सबसे अच्छा निशाना लगाने वाले को पहला पुरस्कार मिलना चाहिए। उसके बाद सबसे अच्छा निशाना लगाने वाले को दूसरा पुरस्कार मिलना चाहिए तथा उसके बाद सबसे अच्छा निशाना लगाने वाले को तीसरा पुरस्कार मिलना चाहिए। अन्य प्रत्येक योद्धा को अपने निशाने के लिए 80 चांदी के सिक्के मिलने चाहिए। पहला पुरस्कार 20 और 10 स्वर्ण पाउंड सोने से जड़ा हुआ एक चांदी का बिगुलहॉर्न तथा सोने से नोकदार तथा सफेद हंस के पंख से सजे 10 सफेद तीरों वाला एक तरकश होना चाहिए। दूसरा पुरस्कार गैलेनली पर दौड़ने वाले 50 सबसे मोटे हिरणों को दिया जाना चाहिए, जिन्हें जीतने वाले योद्धा द्वारा चुने जाने पर मारा जाना चाहिए। तीसरा पुरस्कार 2 टन अच्छी राइनिश वाइन का था। सर ह्यूग ने ऐसा कहा, और जब उन्होंने कहा तो सभी तीरंदाजों ने अपने धनुष ऊपर उठाए और चिल्लाए। फिर प्रत्येक दल मुड़ा और क्रम से अपने स्थान पर वापस चला गया। और अब शूटिंग शुरू हुई।
कप्तानों ने पहले खड़े होकर अपनी बाँटों की गति बढ़ाई और फिर बारी बारी से बाँटने वाले लोगों के लिए जगह बनाई। कुल मिलाकर 280 तीर चलाए गए और वे इतनी चतुराई से चलाए गए कि जब शूटिंग पूरी हो गई तो प्रत्येक लक्ष्य एक हाथी की पीठ की तरह लग रहा था जब खेत का कुत्ता उसे सूंघता है। इस शूटिंग में बहुत समय लगा और जब ये खत्म हो गया तो जज आ गए, लक्ष्यों को ध्यान से देखा और ऊंची आवाज में घोषणा की कि अलग अलग समूहों में से किसने सबसे अच्छा निशाना लगाया था। फिर आवाजों का एक बड़ा शोर मचा, भीड़ में से हर आदमी अपने पसंदीदा तीरंदाज को पुकार रहा था। फिर 10 नए लक्ष्य आगे लाए गए और जब तीरंदाजों ने एक बार फिर अपनी जगह ले ली तो हर आवाज शांत हो गई। इस बार शूटिंग ज्यादा तेजी से की गई क्योंकि प्रत्येक बैंड ने सिर्फ 9 तीर छोड़े थे। एक भी तीर लक्ष्य से नहीं चूका, लेकिन व्हाइट हैंड के गिलबर्ट के तीर में 5 तीर केंद्र को चिन्हित करने वाले छोटे सफेद स्थान पर थे। इन 5 में से 3 गिलबर्ट ने तेजी से छोड़े। फिर जज फिर से आगे आए और लक्ष्यों को देखते हुए प्रत्येक बैंड के सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज के रूप में चुने गए तीरंदाज के नाम जोर से पुकारे। इनमें से व्हाइट हैंड के गिलबर्ट ने बढ़त बनाई क्योंकि उसके द्वारा चलाए गए 10 तीरों में से 6 तीर केंद्र में जा गिरे थे, लेकिन तगड़े टेपस और युवा क्लिफ्टन उसके पीछे पीछे चल रहे थे। फिर भी दूसरे के पास दूसरे या तीसरे स्थान के लिए उचित मौका था। और अब भीड़ के शोर के बीच जो 10 तगड़े लोग बचे थे वे अपने तंबुओं में वापस चले गए ताकि थोड़ी देर आराम करें और अपनी धनुष तारे बदलें, क्योंकि इस अगले दौर में कुछ भी असफल नहीं होना चाहिए और किसी के हाथ नहीं कांपने चाहिए या थकान के कारण किसी की आंख धुंधली नहीं होनी चाहिए। फिर जब चारों ओर बातचीत की गहरी गूंज और गुनगुनाहट पत्तों से भरे जंगल में हवा के शोर की तरह गूंज रही थी, रानी एलेनोर राजा की ओर मुड़ी और बोली, क्या आप सोचते हैं कि ये चुने हुए योद्धा समस्त इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज हैं? हाँ, सचमुच, राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वह जो खेल देख रहा था उससे बहुत प्रसन्न था, और मैं तुमसे कहता हूँ कि वे न केवल पूरे इंग्लैंड में बल्कि पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज हैं। लेकिन तुम क्या कहोगे? रानी एलेनोर ने कहा, यदि मुझे तुम्हारे सभी रक्षकों में से सर्वश्रेष्ठ 3 योद्धाओं के बराबर 3 तीरंदाज मिल जाएं। राजा ने हंसते हुए कहा, मैं कहूँगा कि तुमने वो कर दिखाया है जो मैं नहीं कर सका, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि टेपस, गिलबर्ट और बकिंघमशायर के क्लिफ्टन की बराबरी करने वाले 3 तीरंदाज पूरी दुनिया में नहीं हैं। अब रानी ने कहा, मैं 3 योद्धाओं को जानती हूँ और सच में मैंने उन्हें बहुत पहले नहीं देखा है, इसलिए मैं उन तीनों के साथ मुकाबला करने में नहीं डरूंगी जिन्हें आप अपने 47 धनुर्धारियों में से चुन सकते हैं, और इसके अलावा मैं आज ही उनका मुकाबला करूंगी। लेकिन मैं उनका मुकाबला आपके धनुर्धारियों के साथ तभी करूंगी जब आप मेरे पक्ष में आने वाले सभी लोगों को स्वतंत्र रूप से क्षमा कर दें। इस पर राजा जोर से हंसा और बहुत देर तक हंसता रहा। उसने कहा, सच में तुम एक रानी के लिए अजीबोगरीब काम कर रही हो। अगर तुम उन 3 लोगों को लेकर आओगी जिनके बारे में तुम बात कर रही हो, तो मैं उन्हें 40 दिन तक पूरी तरह से माफ करने का वादा करता हूँ, चाहे वे जहाँ भी आना जाना चाहें, और मैं इस दौरान उनके सिर का एक बाल भी नहीं दुखाऊंगा। इसके अलावा अगर ये लोग जिन्हें तुम लेकर आए हो मेरे योद्धाओं से बेहतर निशाना लगाते हैं, तो वे अपने निशाने के हिसाब से पुरस्कार प्राप्त करेंगे। लेकिन जब तुमने अचानक इस तरह के खेलों में भाग लेना शुरू कर दिया है, तो क्या तुम शर्त लगाने का मन बना रही हो? क्यों? सचमुच? रानी एलेनोर ने हंसते हुए कहा, मुझे ऐसे मामलों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर तुम उस तरह से कुछ करने का मन बना रहे हो, तो मैं तुम्हें खुश करने की कोशिश करूंगी। तुम अपने आदमियों पर क्या दांव लगाओगी? तब प्रसन्न राजा पुनः हंसा, क्योंकि उसे हास्य विनोद बहुत प्रिय था, इसलिए उसने अपनी हंसी के बीच कहा, मैं तुझसे 10 टन राइनी शराब, 10 टन सबसे गाढ़ी शराब तथा 10 टन स्पेनिश यू के धनुष तथा उससे मेल खाने वाले तरकश और तीर शर्त पर लगाता हूँ। आसपास खड़े सभी लोग इस पर मुस्कुराए, क्योंकि यह एक राजा द्वारा रानी को दी जाने वाली एक मजेदार शर्त लग रही थी, लेकिन रानी एलेनोर ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। मैं तुम्हारी शर्त ले लूंगी, उसने कहा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने जो बातें कही हैं, उन्हें कहाँ रखना है। अब इस मामले में मेरा पक्ष कौन लेगा?
और उसने चारों ओर खड़े लोगों की ओर देखा, लेकिन कोई भी टेपस और गिलबर्ट और क्लिफ्टन जैसे तीरंदाजों के खिलाफ रानी की तरफ से शर्त लगाने की बात नहीं कर रहा था। तब रानी ने फिर से कहा, अब इस शर्त में मेरा साथ कौन देगा? क्या तुम, मेरे लॉर्ड बिशप ऑफ हेयरफोर्ड? नहीं, बिशप ने जल्दबाजी में कहा, मेरे धर्मगुरु के लिए ऐसे मामलों में काम करना उचित नहीं है। इसके अलावा पूरी दुनिया में महाराज जैसे कोई तीरंदाज नहीं है, इसलिए मैं अपना पैसा खो दूंगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे सोने का ख्याल तुम्हारे कपड़ों के साथ हुए अन्याय से ज्यादा भारी है, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, और इस पर चारों ओर हंसी की लहर दौड़ गई, क्योंकि हर कोई जानता था कि बिशप को अपने पैसे से कितना लगाव था। फिर रानी पास खड़े एक शूरवीर की ओर मुड़ी, जिसका नाम सर रॉबर्ट ली था। क्या तुम इस तरह से मेरा साथ दोगे? उसने कहा, तुम निश्चित रूप से इतने अमीर हो कि एक महिला की खातिर इतना जोखिम उठा सकते हो। सर रॉबर्ट ली ने कहा, अपनी रानी को प्रसन्न करने के लिए मैं ये करूंगा, लेकिन दुनिया में किसी और के लिए मैं एक पैसा भी दांव पर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति टेपस और गिलबर्ट और क्लिफ्टन के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है। फिर राजा की ओर मुड़कर रानी एलेनोर ने कहा, मुझे सर रॉबर्ट जैसी सहायता नहीं चाहिए, लेकिन आपकी शराब और बियर तथा यूं के मजबूत धनुष के बदले में मैं अपनी कमर के चारों ओर के गहनों से जड़ी यह कमरबंद दांव पर लगाती हूँ, और निश्चय ही यह आपकी कमरबंद से अधिक मूल्यवान है। राजा ने कहा, अब मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूँ। अपने तीरंदाजों को तुरंत बुलाओ, लेकिन बाकी लोग भी आएं, उन्हें तीर चलाने दो, और फिर मैं जीतने वालों का मुकाबला पूरी दुनिया से करूंगा। ऐसा ही हो, रानी ने कहा। इसके बाद युवा रिचर्ड पाटिंगटन को इशारा करते हुए उसने उसके कान में कुछ फुसफुसाया, और पेज ने तुरंत झुककर उस जगह को छोड़ दिया, घास के मैदान को पार करते हुए रेंज के दूसरी तरफ, जहां वह तुरंत भीड़ में खो गया था। इस पर जो लोग आसपास खड़े थे, वे एक दूसरे से फुसफुसाते हुए सोच रहे थे कि यह सब क्या मतलब है, और रानी राजा के रक्षक के उन प्रसिद्ध तीरंदाजों के खिलाफ कौन से 3 लोगों को भेजने वाली थी। और अब राजा के रक्षक दल के 10 तीरंदाज फिर से अपने स्थान पर आ गए, और पूरी भीड़ मौत की खामोशी में डूब गई। धीरे धीरे और सावधानी से हर आदमी ने अपने तीर छोड़े, और इतनी गहरी खामोशी थी कि आप हर तीर को लक्ष्य पर टकराते हुए सुन सकते थे। फिर जब आखिरी तीर ने गति पकड़ी, तो एक जोरदार गर्जना हुई, और शूटिंग, मुझे पता है, ध्वनि के योग्य थी। एक बार फिर गिलबर्ट ने 3 तीर सफेद में लगाए, टेपस 2 सफेद में और एक उसके बगल में काले रंग के घेरे में दूसरे स्थान पर आया, लेकिन मजबूत क्लिफ्टन हार गया और सफोक का ह्यूबर्ट तीसरे स्थान पर आ गया, क्योंकि जबकि उन दोनों अच्छे योद्धाओं ने 2 सफेद में लगाए थे, क्लिफ्टन ने चौथे घेरे में एक शॉट खो दिया था, और ह्यूबर्ट तीसरे में एक के साथ आया था। गिलबर्ट के बूथ के चारों ओर खड़े सभी तीरंदाज खुशी से चिल्लाने लगे, उनका गला बैठ गया, वे अपनी टोपियां उछालने लगे और एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे। शोरगुल और शोरगुल के बीच 5 आदमी लॉन से होते हुए राजा के मंडप की ओर चले आए। पहला रिचर्ड पाटिंगटन था, और वहां मौजूद ज्यादातर लोग उसे जानते थे, लेकिन बाकी सभी के लिए अजनबी थे। युवा पाटिंगटन के बगल में नीले रंग के कपड़े पहने एक यौमन चल रहा था, और उसके पीछे 3 और लोग थे, 2 लिंकन हरे रंग के और एक लाल रंग के। इस आखिरी यौमन के पास यू ट्री के 3 मजबूत धनुष थे, 2 चांदी और एक सोने से जड़े हुए। जब ये 5 आदमी घास के मैदान से गुजर रहे थे, तो राजा के बूथ से एक संदेशवाहक दौड़ता हुआ आया और गिलबर्ट और टेपस और ह्यूबर्ट को अपने साथ चलने के लिए बुलाया। और अब चिल्लाना तुरंत बंद हो गया, क्योंकि सभी ने देखा कि कुछ अप्रत्याशित आ रहा था, इसलिए लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए और ये देखने के लिए आगे झुक गए कि शोर क्या है। जब पाटिंगटन और अन्य लोग उस स्थान पर आए जहां राजा और रानी बैठे थे, तो चारों ने घुटने टेके और अपनी टोपियां उतारकर राजा को समर्पित कर दी। राजा हेनरी आगे की ओर झुके और उन्हें ध्यान से देखा, लेकिन हेयरफोर्ड के बिशप ने जब उनके चेहरे देखे, तो वे ऐसे चौंके जैसे उन्हें ततैया ने डंक मार दिया हो। उन्होंने अपना मुंह खोला जैसे कि बोलने वाले हों, लेकिन ऊपर देखते हुए उन्होंने देखा कि रानी अपने होठों पर मुस्कान लिए उन्हें देख रही हैं, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने निचले होंठ को काट लिया, जबकि उनका चेहरा चेरी की तरह लाल हो गया था।
फिर रानी आगे झुकी और स्पष्ट आवाज में बोली, लॉकस्ले, उसने कहा, मैंने राजा से शर्त लगाई है कि तुम और तुम्हारे 2 आदमी तुम्हारे खिलाफ भेजे गए किसी भी 3 लोगों को हरा सकते हैं। क्या तुम मेरी खातिर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करोगे? हाँ, रॉबिन हुड ने कहा, जिससे उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, और अगर मैं असफल रहा तो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं फिर कभी धनुष की डोरी नहीं छूऊंगा। अब, यद्यपि लिटिल जॉन रानी के मंडप में कुछ हद तक शर्मिंदा था, फिर भी जब उसके पैरों के तलवे फिर से हरी घास पर पड़े तो उसने खुद को मजबूत महसूस किया, इसलिए उसने निर्भीकता से कहा, अब, तुम्हारे मधुर चेहरे पर आशीर्वाद, मैं कहता हूँ। अगर कोई ऐसा आदमी होता जो तुम्हारे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं करता, मैं कुछ नहीं कहूँगा, केवल मैं उसके दुष्ट के सिर पर दरार डालना चाहता हूँ। शांति, लिटिल जॉन, रॉबिन हुड ने जल्दबाजी में, धीमी आवाज में कहा, लेकिन अच्छी रानी एलिनोर जोर से हंसी, और पूरे बूथ में खुशी की लहर गूंज उठी। हेफोर्ड के बिशप हंसे नहीं, न ही राजा हंसे, बल्कि वे रानी की ओर मुड़े और बोले, ये लोग कौन हैं जिन्हें आप हमारे सामने लेकर आई हैं? तभी बिशप ने जल्दी से कहा, क्योंकि वह अब चुप नहीं रह सकता था। महाराज, उसने कहा, नीले रंग का वह आदमी मध्य देश का एक गैरकानूनी चोर है, जिसका नाम रॉबिन हुड है। वह लंबा, हट्टा-कट्टा बदमाश लिटिल जॉन के नाम से जाना जाता है। हरे रंग का दूसरा आदमी एक भ्रष्ट सज्जन है, जिसे विल स्कारलेट के नाम से जाना जाता है। लाल रंग का आदमी उत्तरी गायक का एक बदमाश है, जिसका नाम एलन ए डेल है। इस भाषण पर राजा की भौहें तन गईं और वह रानी की ओर मुड़ा। क्या ये सच है? उसने सख्ती से पूछा। हाँ, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिशप ने सच कहा है, और वास्तव में उन्हें अच्छी तरह से जानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने और उनके 2 भिक्षुओं ने शेरवुड वन में रॉबिन हुड के साथ मौज मस्ती करते हुए 3 दिन बिताए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अच्छे बिशप अपने दोस्तों के साथ ऐसा विश्वासघात करेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि आपने 40 दिनों तक इन अच्छे योद्धाओं की सुरक्षा के लिए अपना वचन दिया है। मैं अपना वादा पूरा करूंगा, राजा ने गहरी आवाज में कहा, जिससे उसके दिल में गुस्सा झलक रहा था। लेकिन जब ये 40 दिन बीत जाएंगे तो इस अपराधी को खुद को देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसके साथ चीजें उतनी आसानी से न हों जितनी वह चाहता है। फिर वह अपने तीरंदाजों की ओर मुड़ा, जो शेरवुड के योद्धाओं के पास खड़े थे, जो सब कुछ सुन रहे थे और आश्चर्यचकित थे। उसने कहा, गिलबर्ट, और तुम, टेपस, और तुम, ह्यूबर्ट, मैंने खुद से वादा किया है कि तुम इन तीनों लोगों के खिलाफ गोली चलाओगे। अगर तुम बदमाशों को मात दे देते हो तो मैं तुम्हारी टोपियों में चांदी के सिक्के भर दूंगा। अगर तुम असफल हो जाते हो तो तुम अपने पुरस्कार खो दोगे जो तुमने इतनी ईमानदारी से जीते हैं, और वे उन लोगों के पास जाएंगे जो तुम्हारे खिलाफ गोली चलाते हैं, आदमी से आदमी। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, लड़कों, और अगर तुम ये मुकाबला जीत जाते हो तो तुम अपने जीवन के आखिरी दिनों तक खुश रहोगे। जाओ अब, और अपने आप को बत्स के पास ले जाओ। फिर राजा के तीनों तीरंदाज मुड़े और अपने बूथों पर वापस चले गए, और रॉबिन और उसके आदमी उस निशान पर अपनी जगह पर चले गए जहां से उन्हें निशाना लगाना था। फिर उन्होंने अपने धनुषों को बांधा और खुद को तैयार किया, अपने तीरों के तरकशों को देखा और सबसे गोल और सबसे अच्छे पंखों वाले तीरों को चुना। लेकिन जब राजा के तीरंदाज अपने तंबू में गए, तो उन्होंने अपने दोस्तों को सारी बातें बताईं, और बताया कि ये 4 आदमी मशहूर रॉबिन हुड और उसके गिरोह के 3 लोग थे, यानी लिटिल जॉन, विल स्कारलेट और एलन ए डेल। ये खबर बूथों में बैठे तीरंदाजों के बीच फैल गई, क्योंकि वहां कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसने इन महान मध्य देश के योद्धाओं के बारे में न सुना हो। तीरंदाजों से यह खबर शूटिंग देखने वाली भीड़ तक पहुंच गई, ताकि आखिरकार हर कोई खड़ा हो जाए और प्रसिद्ध डाकुओं को देखने के लिए अपनी गर्दनें ऊपर उठाए। अब 6 नए लक्ष्य निर्धारित किए गए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक जिसे गोली मारनी थी, जिसके बाद गिलबर्ट और टेपस और ह्यूबर्ट बूथ से सीधे बाहर आए। फिर रॉबिन हुड और व्हाइट हैंड के गिलबर्ट ने ये देखने के लिए एक पैसा ऊपर फेंका कि शूटिंग में कौन आगे रहेगा, और लॉटरी गिलबर्ट के पक्ष में पड़ी। इसके बाद उन्होंने सफोक के ह्यूबर्ट को नेतृत्व करने के लिए बुलाया। ह्यूबर्ट ने अपनी जगह ली, अपने पैर को मजबूती से जमाया और एक सुंदर, चिकना तीर लगाया,
फिर अपनी उंगलियों पर सांस लेते हुए उसने धीरे धीरे और सावधानी से डोरी खींची। तीर सही दिशा में चला और सफेद तीर में जा लगा। उसने फिर से तीर चलाया और फिर से तीर ने क्लाउड को मारा। उसने तीसरी तीर चलाई, लेकिन इस बार बीच से चूक गया और काले तीर पर जा लगा, लेकिन सफेद तीर से 1 उंगली की चौड़ाई से ज्यादा नहीं। इस पर शोर मच गया, क्योंकि यह ह्यूबर्ट द्वारा उस दिन किया गया अब तक का सबसे बेहतरीन निशाना था। मैरी रॉबिन ने हंसते हुए कहा, विल, तुम्हें उस दौर में बेहतर प्रदर्शन करने में बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। अपने हौसले मजबूत करो, लड़के, और शेरवुड को शर्मिंदा मत करो। फिर विल स्कारलेट ने उसकी जगह ली, लेकिन अत्यधिक सावधानी के कारण उसने जो पहला तीर चलाया उससे ही उसका निशाना चूक गया, क्योंकि वह काले रंग के अगले घेरे पर जा लगा, जो केंद्र से दूसरा था। इस पर रॉबिन ने अपने होंठ काटे। लड़के, लड़के, उसने कहा, इतनी देर तक डोरी मत पकड़ो। क्या मैंने तुम्हें अक्सर नहीं बताया कि गैफर स्वेंथोल्ड क्या कहते हैं, कि अति सावधानी से दूध गिर जाता है। इस पर विल स्कारलेट ने ध्यान दिया, इसलिए उसने जो अगला तीर चलाया वह ठीक केंद्र घेरे में जा लगा। फिर से उसने तीर चलाया और फिर से केंद्र पर लगा, लेकिन इन सब के बावजूद तगड़े ह्यूबर्ट ने उसे पछाड़ दिया था और बेहतर निशाना दिखाया था। तब देखने वाले सभी लोगों ने खुशी से ताली बजाई, क्योंकि ह्यूबर्ट ने अजनबी को हरा दिया था। राजा ने रानी से गंभीरता से कहा, यदि तुम्हारे तीरंदाज इससे बेहतर निशाना नहीं लगा पाए तो तुम अपनी बाजी हार जाओगी, रानी। लेकिन रानी एलेनोर मुस्कुराई, क्योंकि वह रॉबिन हुड और लिटिल जॉन से बेहतर की उम्मीद कर रही थी। और अब टेपस ने निशाना लगाने के लिए अपनी जगह ले ली। उसने भी ध्यान दिया कि वह क्या करने जा रहा है, और इसलिए वह विल स्कारलेट की गलती में पड़ गया। पहला तीर उसने बीच के घेरे में मारा, लेकिन दूसरा निशाना चूक गया और काले रंग पर जा लगा। आखिरी तीर किस्मत से भरा था, क्योंकि यह क्लाउड के बिल्कुल बीच में उस काले धब्बे पर लगा जो इसे चिन्हित करता था। रॉबिन हुड ने कहा, यह आज तक का सबसे प्यारा निशाना था, लेकिन फिर भी दोस्त टेपस, तुम्हारा केक जल गया है, मुझे लगता है। लिटिल जॉन, अब तुम्हारी बारी है। इसलिए लिटिल जॉन ने आदेशानुसार अपनी जगह ली और अपने तीनों तीरों को तेजी से चलाया। उसने शूटिंग के दौरान अपने धनुष को नीचे नहीं किया, बल्कि अपने लंबे धनुष को ऊपर उठाकर प्रत्येक तीर को ठीक किया। फिर भी उसके तीनों तीरों ने काले तीर के बीच में ही निशाना साधा। इस पर कोई चिल्लाने की आवाज नहीं सुनाई दी, क्योंकि हालांकि यह उस दिन की सबसे बेहतरीन शूटिंग थी, लेकिन लंदन टाउन के लोगों को ये देखना पसंद नहीं था कि एक देहाती आदमी, भले ही वह लिटिल जॉन जितना ही मशहूर क्यों ना हो, एक मजबूत टेपस को हरा दे। और अब व्हाइट हैंड के तगड़े गिलबर्ट ने उसका स्थान लिया और बड़ी सावधानी से गोली चलाई, और फिर एक ही दिन में तीसरी बार उसने तीनों बाणों से क्लाउड को निशाना बनाया। बहुत बढ़िया, गिलबर्ट, रॉबिन हुड ने उसके कंधे पर मुक्का मारते हुए कहा। मैं अपनी कसम खाता हूँ, तुम उन सबसे अच्छे तीरंदाजों में से एक हो जिन्हें मैंने कभी देखा है। तुम्हें भी हमारी तरह एक स्वतंत्र और खुशमिजाज रेंजर होना चाहिए, लड़के, क्योंकि तुम लंदन शहर के पत्थरों और भूरे रंग की दीवारों की तुलना में हरे भरे जंगल के लिए बेहतर ढंग से फिट हो। इतना कहते हुए उसने अपनी जगह पर आकर अपने तरकश से एक सुंदर गोल तीर निकाला, जिसे उसने अपने धनुष की डोरी पर चढ़ाने से पहले बार बार घुमाया। फिर राजा ने अपनी दाढ़ी में बुदबुदाया, अब धन्य संत ह्यूबर्ट, यदि तुम उस दुष्ट की कोहनी को इस तरह हिला दो कि वह दूसरी अंगूठी भी मार सके, तो मैं तुम्हारे चैपल के लिए 3 अंगुल की चौड़ाई जितनी मोटी 80 मोमबत्तियां दूंगा। लेकिन हो सकता है कि संत ह्यूबर्ट के कान टांगे से भरे हुए थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह आज राजा की प्रार्थना नहीं सुन रहा था। अपनी पसंद के 3 तीर प्राप्त करने के बाद मीरा रॉबिन ने तीर चलाने से पहले अपने धनुष की डोरी को ध्यान से देखा। हाँ, उसने गिलबर्ट से कहा, जो उसके पास खड़ा होकर उसकी तीरंदाजी देख रहा था, तुम्हें मीरा शेरवुड में हमसे मिलने आना चाहिए। यहाँ उसने धनुष की डोरी को अपने कान के पास खींचा। लंदन में यहाँ उसने अपनी तीरंदाजी छोड़ी। तुम्हें तीर चलाने के लिए कौवे और कौवे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ इंग्लैंड के सबसे महान हिरणों की पसलियों को गुदगुदाया जा सकता है।
इसलिए उसने बात करते हुए भी तीर चलाया, फिर भी तीर बिल्कुल बीच से आधे इंच से ज्यादा नहीं फंसा। मेरी आत्मा की कसम, गिलबर्ट चिल्लाया, क्या तुम नीले रंग के शैतान हो जो इस तरह से गोली चलाओ? नहीं, रॉबिन ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह इतना बुरा नहीं है। और उसने एक और तीर उठाया और उसे डोरी में फिट कर दिया। फिर से उसने तीर चलाया और फिर से उसने अपने तीर को बीच के पास मारा। तीसरी बार उसने अपनी धनुष की डोरी ढीली की और अपने तीर को बाकी दो के बीच में और बिल्कुल बीच में गिरा दिया, जिससे तीनों के पंख आपस में उलझ गए। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वे एक मोटी तीर हैं। और अब उस बड़ी भीड़ में एक धीमी सी फुसफुसाहट फैल गई, क्योंकि लंदन ने पहले कभी इस तरह की शूटिंग नहीं देखी थी और रॉबिन हुड के दिन बीत जाने के बाद फिर कभी नहीं देखेगा। सभी ने देखा कि राजा के तीरंदाज काफी हद तक पराजित हो चुके थे और तगड़े गिलबर्ट ने रॉबिन के हाथ पर अपनी हथेली थपथपाई, ये स्वीकार करते हुए कि वो कभी भी रॉबिन हुड या लिटिल जॉन जैसी धनुष तार खींचने की उम्मीद नहीं कर सकता। लेकिन राजा, क्रोध से भरा हुआ, ऐसा नहीं चाहता था, हालांकि वह अपने मन में जानता था कि उसके लोग उन लोगों के सामने खड़े नहीं हो सकते। नहीं, उसने चिल्लाया, अपनी सीट की भुजाओं पर अपने हाथों को कसते हुए, गिलबर्ट अभी तक पराजित नहीं हुआ है। क्या उसने 3 बार क्लाउट नहीं मारा? हालांकि मैं अपना दांव हार गया हूँ, लेकिन उसने अभी तक पहला पुरस्कार नहीं खोया है। वे फिर से और फिर से तब तक शूट करेंगे जब तक कि वह या वह दुष्ट रॉबिन हुड सर्वश्रेष्ठ न हो जाए। आप जाए, सर ह्यूग, और उन्हें एक और राउंड शूट करने के लिए कहिए, और फिर से, जब तक कि एक या दूसरा पराजित न हो जाए। तब सर ह्यूग ने देखा कि राजा कितना क्रोधित था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि सीधे उसकी आज्ञा का पालन करने लगा। इसलिए वह उस स्थान पर पहुंचा जहां रॉबिन हुड और अन्य लोग खड़े थे, और उन्हें बताया कि राजा ने क्या कहा था। पूरे दिल से, रॉबिन ने कहा, मैं आज से कल तक गोली चलाऊंगा, अगर यह मेरे सबसे दयालु स्वामी और राजा को पसंद आए। अपना स्थान ले लो, गिलबर्ट लड़का, और गोली चलाओ। अतः गिलबर्ट ने एक बार फिर अपना स्थान ग्रहण किया, लेकिन इस बार वह असफल रहा, क्योंकि अचानक हल्की हवा चलने के कारण उसकी तीर केंद्रीय वलय से चूक गई, लेकिन जौ के भूसे की चौड़ाई से अधिक नहीं। तुम्हारे अंडे फूट गए हैं, गिलबर्ट, रॉबिन ने हंसते हुए कहा, और तुरंत उसने एक तीर छोड़ा और एक बार फिर बीच के सफेद घेरे पर वार किया। फिर राजा अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसने चारों ओर एक भयावह नज़र से देखा, और वह दिन किसी के लिए भी बुरा होता अगर वह किसी के चेहरे पर खुशी या उल्लास की झलक देखता। फिर वह और उसकी रानी और पूरा दरबार वहां से चला गया, लेकिन राजा का दिल क्रोध से भरा हुआ था। राजा के चले जाने के बाद तीरंदाजी दल के सभी योद्धा रॉबिन, लिटिल जॉन, विल और एलन के चारों ओर इकट्ठा हो गए, ताकि वे मध्य देश से आए इन प्रसिद्ध लोगों को देख सकें, और उनके साथ कई लोग भी आए जो खेल को देखने के लिए आए थे, इसी उद्देश्य से। इस प्रकार कुछ ही देर में ऐसा हुआ कि योद्धा, जिनसे गिलबर्ट बात कर रहा था, सभी लोगों की भीड़ से घिर गए, जिन्होंने उनके चारों ओर घेरा बना लिया। थोड़ी देर बाद पुरस्कार देने वाले तीनों निर्णायक आगे आए और उनमें से प्रमुख ने रॉबिन से कहा, सहमति के अनुसार पहला पुरस्कार तुम्हारा है, इसलिए मैं तुम्हें चांदी का बिगुल, 10 स्वर्ण तीरों वाला तरकश और 20 स्वर्ण पाउंड का एक बटुआ देता हूँ। और बोलते हुए उसने वे चीजें रॉबिन को सौंप दी और फिर लिटिल जॉन की ओर मुड़ा। उसने कहा, तुम्हें दूसरा पुरस्कार मिलना चाहिए, यानी डेलनली पर दौड़ने वाले 50 बेहतरीन हिरण। तुम जब चाहो तब उन्हें मार सकते हो। अंत में वह मोटे ह्यूबर्ट की ओर मुड़ा। उसने कहा, तुमने उन योद्धाओं के खिलाफ अपनी रक्षा की है जिनके साथ तुमने तीर चलाया था, और इसलिए तुमने पुरस्कार भी अपने पास रख लिया है, यानी 2 टन बढ़िया राइनिश वाइन। जब भी तुम चाहोगे, ये तुम्हें दे दिए जाएंगे। फिर उसने राजा के बाकी 7 तीरंदाजों को बुलाया जिन्होंने आखिरी तीर चलाया था, और प्रत्येक को 80 चांदी के सिक्के दिए। तभी रॉबिन बोला, ये चांदी का बिगुल मैं इस शूटिंग मैच के सम्मान में रखता हूँ, लेकिन तुम, गिलबर्ट, राजा के सभी रक्षकों में सबसे अच्छे तीरंदाज हो, और मैं तुम्हें ये सोने का बटुआ मुफ्त में देता हूँ। इसे ले लो, यार, और चाहो कि ये 10 गुना अधिक हो,
क्योंकि तुम एक सच्चे योद्धा हो, अच्छे और सच्चे। इसके अलावा उन 10 तीरों में से प्रत्येक को मैं इनमें से एक सोने का बाण देता हूँ। इन्हें हमेशा अपने पास रखो ताकि तुम अपने पोते पोतियों को बता सको और तुम हमेशा इनके साथ धन्य हो कि तुम पूरी दुनिया में सबसे साहसी योद्धा हो। ये सुनकर सभी लोग जोर से चिल्लाने लगे क्योंकि उन्हें रॉबिन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर खुशी हुई थी। तभी लिटिल जॉन बोला, अच्छे दोस्त टेपस, उसने कहा, मुझे डैलनली के वे हिरन नहीं चाहिए जिनके बारे में उस तगड़े जज ने अभी बात की थी, क्योंकि सच तो यह है कि हमारे पास अपने देश में बहुत कुछ है और उससे भी ज्यादा। मैं तुम्हें अपने शिकार के लिए 20 और 10 देता हूँ और प्रत्येक दल को उनके आनंद के लिए 5 देता हूँ। इस पर फिर से जोरदार जयकारा लगा और कई लोगों ने अपनी टोपियां ऊंची उछाली और आपस में कस्में खाईं कि रॉबिनहुड और उसके मजबूत योद्धाओं से बेहतर कोई भी आदमी कभी इस धरती पर नहीं चला है। जब वे ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे तो राजा के पहरेदारों में से एक लंबा और तगड़ा योद्धा आगे आया और रॉबिन की आस्तीन खींच ली। अच्छे मालिक, उसने कहा, मुझे तुम्हारे कान में कुछ कहना है। भगवान जाने, एक मोटे योद्धा द्वारा दूसरे को बताना मूर्खतापूर्ण बात है, लेकिन एक युवा मोर जिसका नाम रिचर्ड पाटिंगटन था, भीड़ में तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और जब वह तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो उसने मुझसे कहा कि वह तुम्हारे लिए एक महिला का संदेश लाया है जिसके बारे में तुम जानती हो। उसने मुझे ये संदेश गुप्त रूप से शब्दशः बताने के लिए कहा और ऐसा ही हुआ। मुझे देखने दो, मुझे विश्वास है कि मैं इसे भूला नहीं हूँ। हाँ, यह ऐसा ही था, शेर दहाड़ता है। अपने सिर से सावधान रहो। क्या ऐसा है? रॉबिन ने चौंकते हुए कहा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि यह संदेश रानी ने भेजा था और वह राजा के क्रोध के बारे में बोल रही थी। अब मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, अच्छे साथी, क्योंकि तुमने आज तक मेरी जितनी सेवा की है उससे कहीं अधिक की है। फिर उसने अपने तीनों सैनिकों को एक साथ बुलाया और उनसे अकेले में कहा कि उन्हें टहलना चाहिए, क्योंकि लंदन शहर में उनके लिए बीमार होने जैसा कुछ नहीं है। इसलिए बिना अधिक देर किए वे भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए भीड़ से बाहर निकल आए। फिर बिना रुके वे लंदन शहर से निकल गए और उत्तर की ओर चल पड़े।